नमस्कार प्यारे बच्चों। आज अपन देखने वाले हैं त्वरण को, यानी एक्सीलरेशन को। जिस तरीके से अपन ने वेग में देखा, एक आपका औसत वेग था और एक आपका ताक्षणिक वेग था। तो इसी तरीके से अपन यहाँ पर भी त्वरण के भी दो प्रकार पढ़ेंगे। एक होगा आपका औसत त्वरण और एक होगा आपका ताक्षणिक त्वरण। पहले अपन पढ़ रहे हैं औसत त्वरण, यानी एवरेज एक्सीलरेशन। इसका सबसे पहले परिभाषा देख लेते हैं कि औसत त्वरण जो होता है वो होता है वेग में परिवर्तन, और वेग परिवर्तन में जो समय लगता है उसके अनुपात को आप औसत त्वरण कह सकते हैं। तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला देखूँ तो कह सकता हूँ कि औसत त्वरण बराबर होगा वेग में परिवर्तन और परिवर्तन में लगा समय। अपन इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि औसत त्वरण यानी ए एवरेज और इक्वल्स टू अपन लिख सकते हैं डेल्टा वी, यानी वेग में परिवर्तन अपॉन परिवर्तन में लगा समय। डेल्टा वी क्या है? वेग में परिवर्तन, और वेग में परिवर्तन होता है फाइनल यानी अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा T2 माइनस T1। अपन कह सकते हैं यहाँ पे यह वेग में परिवर्तन हो गया और ये T2 माइनस T1 इसमें लगा समय हो गया। तो यहाँ पे अपना औसत त्वरण का फॉर्मूला अपने पास आ गया। देखिए यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि जो वेग में परिवर्तन है वो एक सदिश राशि है। क्योंकि वेग खुद सदिश राशि है तो उसमें परिवर्तन भी सदिश राशि होगा। तो अपन यहाँ पे कह सकते हैं कि जो त्वरण है वो एक सदिश राशि है। और अपने को बात यहाँ पे करनी है औसत त्वरण की। और औसत त्वरण जो है वो भी सदिश राशि होगा, लेकिन इसकी दिशा क्या होगी? तो अपन यहाँ पे कहेंगे कि औसत त्वरण की जो दिशा है वो डेल्टा वी वेक्टर के अनुदिश होगी। और डेल्टा वी वेक्टर को अपन भाषा में बोलें तो कह सकते हैं वेग में परिवर्तन। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि औसत त्वरण एक सदिश राशि है जिसकी दिशा वेग में परिवर्तन की दिशा के बराबर होती है। लेकिन ये ध्यान रखें कि वेग की दिशा में नहीं होती। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि औसत त्वरण की दिशा, औसत त्वरण की दिशा आपके वेग या कण के वेग में परिवर्तन की दिशा के तुल्य होती है, न कि वेग की दिशा में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि औसत त्वरण की दिशा वेग में परिवर्तन की दिशा के अनुदिश होगी। तो इस तरीके से अपन ने औसत त्वरण को देखा कि वेग में परिवर्तन और परिवर्तन में लगा समय के अनुपात को औसत त्वरण कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं अपन ताक्षणिक त्वरण को। देखिए ताक्षणिक शब्द को पहले भी अपन पढ़ चुके हैं कि किसी क्षण विशेष पर जो कण का त्वरण होगा, किसी क्षण विशेष पर कण का जो त्वरण होगा वही आपका ताक्षणिक त्वरण कहलाता है। तो ये तो अपन मतलब समझ गए कि ताक्षणिक का मतलब किसी क्षण पे, क्षण का मतलब टी बराबर 1 सेकंड पे या फिर टी बराबर 2 सेकंड पे कण का त्वरण अपने को निकालना हो तो वो वाला कौन सा कहलाएगा? वो कहलाएगा आपका ताक्षणिक त्वरण। तो ये तो इसका मतलब समझे। अब अपन इसका फॉर्मूला देखेंगे। तो अपन कह सकते हैं कि वस्तु के वेग में वस्तु के वेग में समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर वस्तु का त्वरण कहलाती है। देखिए इस फॉर्मूले को अपन कैसे लेके आते हैं? अपन कह सकते हैं कि अपन ने डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, यानी वेग में परिवर्तन और परिवर्तन में लगा समय, आपने औसत त्वरण को बोला। देखिए औसत त्वरण के अंदर समय अंतराल की बात होती है, लेकिन ताक्षणिक के अंदर एक क्षण की बात होती है। तो अपन कह सकते हैं लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो का जो यहाँ पे मीनिंग है वो कह रहा है कि जो समय है वो लगभग जीरो के पास जा रहा है। यानी अपन कह सकते हैं समय है वो बहुत ही कम है, यानी अपन कह सकते हैं एक क्षण है। तो अपन कह सकते हैं कि जो डेल्टा वी है वो डी में चेंज हो जाएगा, और इसी तरीके से ये डेल्टा वी डी में चेंज हो जाएगा। तो अपना यहाँ से जो फॉर्मूला आया त्वरण का, वो त्वरण का फॉर्मूला आया ए वेक्टर बराबर डी वी बाई डी टी। यहाँ से अपन कह सकते हैं कि इसको अपन पढ़ें तो अपन कह सकते हैं जो ताक्षणिक त्वरण यानी त्वरण है वो वेग में परिवर्तन की दर है, लेकिन समय के सापेक्ष। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे देखिए कि जो ताक्षणिक त्वरण है उसका एक फॉर्मूला तो हो गया डी वी बाई डी टी, लेकिन इसके दो फॉर्मूले अपन और चाहते हैं कि दूसरे रूप में आए, तो उसको अपन यहाँ पे देख लेते हैं। तो चलिए एक फॉर्मूला अपन कह रहे हैं कि एक आएगा ए बराबर डी वी बाई डी टी। ए बराबर डी वी बाई डी टी आपका तब लगेगा जब जो वी है यानी जो वेग है वो आपका समय का फलन है। वेग किसका फलन है? समय का फलन। अब समय का फलन कैसे हो सकता है? अपन कह सकते हैं कि वी बराबर जैसे हो टी स्क्वेयर प्लस टू टी। तो अब अपने को पूछ ले कि टी बराबर 1 सेकंड पे या टी बराबर टी समय पे त्वरण बताइए। तो अपन कह सकते हैं इसका एक बार अवकलन करेंगे डी बाई डी टी, जिससे अपना यहाँ पे त्वरण यानी एक्सीलरेशन आ जाएगा। तो यहाँ से आपको समझ में आया होगा कि ए बराबर डी बाई डी टी तब यूज करेंगे जब आपको वी जो है वो टी के फलन के रूप में दिया हो। तो एक फॉर्मूला तो यहाँ से आ गया। दूसरा फॉर्मूला देखते हैं। अपन जानते हैं कि जो v होता है, वेग होता है, वो क्या होता है? डी एक्स बाई डी टी। ये अपन पहले पढ़ के आ चुके हैं कि v बराबर डी एक्स बाई डी टी।
अब अपन चाहते हैं कि a बराबर डी वी बाई डी टी, ए बराबर डी वी बाई डी टी, तो v की जगह आप क्या रख सकते हो, v की जगह आप रख सकते हो डी एक्स बाई डी टी। तो मैंने v की जगह रख दिया डी एक्स बाई डी टी। अब इसको जो लिखने का ढंग होता है वो होता है आपका डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वेयर। यानी आप यहाँ पे कह सकते हो कि जो त्वरण है वो x जो है उसका 2 बार अवकलन करने से आंसर आ जाएगा। कई बार क्वेश्चन आता है, जैसे अपन कह सकते हैं यदि x का फलन इस तरीके से हो, यानी विस्थापन का फलन इस तरीके से हो टी स्क्वेयर प्लस टू टी, और आपसे पूछ ले कि त्वरण बताइए समय टी पे, तो आप कहेंगे त्वरण निकालना है तो x का कितनी बार अवकलन करना पड़ेगा, 2 बार। क्यों? क्योंकि a बराबर होता है डी वी बाई डी टी। तो आप सबसे पहले इसका v निकालेंगे, तो v निकालेंगे तो एक बार ऐसे ही करना पड़ गया, v बराबर डी एक्स बाई डी टी। और फिर इस v का एक बार और करेंगे तो अपन यहाँ पे सीधा ही समझ सकते हैं कि x का फलन यदि हो तब आपको त्वरण निकालना हो, आप उसमें कहेंगे कि उसका कितनी बार अवकलन कर दो, समय के सापेक्ष 2 बार अवकलन कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब एक जो तीसरा रूप है वो भी अपन देख लेते हैं कि जब v जो हो वो x का फलन हो तब किस तरीके से इसका आंसर अपन निकालेंगे। तो उस केस में देखें क्या कह सकते हैं अपन, एक जानते हैं कि a बराबर क्या होता है डी वी बाई डी टी, ये अपन देख चुके हैं, पहला ही फॉर्मूला था। दूसरा अपन जानते हैं कि v बराबर क्या होता है डी एक्स बाई डी टी, दोनों फॉर्मूले हो गए। अब क्या कर देते हैं कि इन दोनों से अपन रिलेशन निकालना चाहते हैं a का, जब v x का फलन हो तो अपन यहाँ पे कह सकते हैं, यहाँ पे आप इनका अनुपात लो। देखिए अनुपात लेते हैं तो अनुपात लेने से अपना क्या आएगा, देखो अनुपात लेने से आएगा a बटा v। अनुपात लेंगे तो ध्यान से देखिए, डी टी से डी टी कट जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा डी वी बाई डी एक्स, डी वी बाई डी एक्स। और यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि a बराबर आपका आंसर आएगा v डी वी बाई डी एक्स, ए बराबर आएगा v डी वी बाई डी एक्स। तो अपन यहाँ पे कह सकते हैं कि a बराबर v डी वी बाई डी एक्स। तो ये कब लगेगा, ये तब लगेगा जब v x का फलन हो, जब v x का फलन हो। तो यहाँ से आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी बातें कि जब v t का फलन हो तब यह फॉर्मूला यूज करेंगे, a बराबर डी वी बाई डी टी। जब a आपको x का फलन देके पूछे तो आप कहोगे कि x के फलन का 2 बार अवकलन करने से आपको क्या मिल जाएगा, त्वरण मिल जाएगा, यदि x t का फलन हो। यदि आपको कह दे कि v x का फलन है तब आप त्वरण निकालिए, तो आप कहोगे a बराबर v डी वी बाई डी एक्स। तो इस तरीके से अपन ने ताक्षणिक त्वरण के अंदर 3 फॉर्मूले यहाँ पे देख लिए। चलिए अब कुछ बेसिक सी जानकारियाँ और लेते हैं। अपन यहाँ पे कह सकते हैं कि त्वरण एक सदिश राशि है। यहाँ पे अपन देख के आ चुके हैं कि त्वरण जो होता है वो वेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। वेग एक सदिश राशि है तो त्वरण भी एक सदिश राशि होगा। अब दूसरी बार ये आती है कि मात्रक क्या होगा, तो अपन देख के आ चुके हैं कि ए एवरेज बराबर क्या होता है डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। आप कह सकते हैं कि डेल्टा वी का मात्रक क्या होगा, तो आप कहोगे मीटर पर सेकंड, और फिर टी का मात्रक क्या होगा सेकंड, तो आप कह सकते हो इसका मात्रक हो गया क्या मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक मात्रक तो हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये वाला मात्रक आपका किस में आया है, एसआई में आया है। यदि आपको सीजीएस में पूछ ले तो आप बता सकते हो सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये आपका सीजीएस में आया। तो इस तरीके से आपने सीजीएस और एसआई दोनों सिस्टम में त्वरण के मात्रक निकाल लिए। इसमें मात्रक आया मीटर पर सेकंड स्क्वायर और सीजीएस में आया सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब बारी आती है विमीय सूत्र की। विमीय सूत्र निकालना है आपको त्वरण का, तो आप कह सकते हैं ए, और यहाँ पे आप लिखेंगे वेग का विमीय सूत्र, और यहाँ पे लिखेंगे अपन समय टी का विमीय सूत्र। वेग का विमीय सूत्र आप बोल सकते हो एल टी माइनस वन होता है, जो अपन ने पहले देख लिया है, और समय का विमीय सूत्र टी होता है। तो यहाँ से अपन कह सकते हैं कि त्वरण का विमीय सूत्र एल टी माइनस टू हो जाएगा। तो इस तरीके से अपन ने विमीय सूत्र भी देख लिया। विमीय सूत्र आएगा एल टी माइनस टू, और इसका मात्रक आएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर या सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, और अपन कह सकते हैं कि त्वरण आपकी एक सदिश राशि है। चलिए थोड़े से अपन इंपॉर्टेंट पॉइंट अपन और देख रहे हैं त्वरण के बारे में। इसमें सबसे पहला एक पॉइंट देखिए, कह रहा है कि यदि कण नियत वेग से गतिशील है, यदि कण नियत वेग से गतिशील हो तो कण का त्वरण शून्य होता है। देखिए अपन कहते हैं कि त्वरण जो होता है ए बराबर डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि त्वरण तो क्या होता है वेग में परिवर्तन। तो आप कह रहे हो कि वेग तो नियत है, वेग नियत होने से वेग में परिवर्तन हुआ जीरो, तो इस वजह से त्वरण होगा शून्य। तो अपन कह सकते हैं कि नियत वेग वाले कण के लिए त्वरण का मान हमेशा ही शून्य होगा। ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी कि जब वेग ही नियत हो गया तो त्वरण का मान क्या होगा, शून्य होगा। या फिर उल्टा पूछ सकता है कि त्वरण शून्य कब होगा, तो आप कहेंगे जब वेग नियत होगा तो त्वरण शून्य होगा। अब नंबर 2 पॉइंट देखते हैं। यदि कण एक समान चाल से, इस केस में चाल क्या है समान दे रखी है,
बिना दिशा परिवर्तन के गति करे। तो अपन कह सकते हैं देखिए, चाल समान होगी तो क्या हो गया, इस वेग का परिमाण समान हो गया। उसके बाद कह रहा है कि बिना दिशा परिवर्तन के गति कर रहा है, तो दिशा भी क्या होगी, आपकी समान होगी। तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि वेग का परिमाण भी समान है, वेग की दिशा भी समान है। तो आप कह सकते हैं कि वेग क्या हो गया, यानी वेग नियत हो गया। वेग जब नियत होगा तो पहला पॉइंट अपन ने देखा था कि वेग नियत होगा तो त्वरण शून्य होगा। तो बात तो वही है ना, कह रहा है कि कण एक समान चाल तो परिमाण समान, तो अपन कह सकते हैं वेग का परिमाण समान हो गया और दिशा में परिवर्तन हो नहीं रहा, तो अपन यहाँ पे कह सकते हैं वेग कैसा है, नियत है। और जब वेग नियत होता है तो त्वरण का मान क्या होता है, शून्य होता है। ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। चलिए तीसरा पॉइंट और देखते हैं। यदि कोई कण परिवर्ती वेग से, इसमें देखिए वेग परिवर्ती है। अब परिवर्ती वेग किस तरीके से हो सकता है, अपन कह सकते हैं कि जो वेग होता है ना, उसके पास क्या होता है, एक वेग के पास क्या होता है, परिमाण होता है। एक वेग के पास क्या होती है, दिशा होती है। तो एक परिमाण होता है, एक दिशा होती है। तो अपन कह सकते हैं वेग में परिवर्तन कैसे कैसे हो सकता है, परिमाण चेंज हो जाए, दिशा चेंज नहीं हो। फिर दूसरा कह सकते हैं परिमाण नियत रहे, दिशा परिवर्ती हो जाए, तब भी वे चेंज हो गया। और तीसरे केस में कह रहे हैं कि परिमाण भी चेंज हो रहा है और दिशा भी चेंज हो रही है। तो वेग में परिवर्तन तीन तरीके से हो सकता है। यदि उसका परिमाण चेंज हो तब भी हो सकता है, यदि उसकी दिशा चेंज हो केवल तब भी हो सकता है, और परिमाण और दिशा दोनों चेंज हो तब तो होना ही होना है। ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। कह रहा है कि यदि कोई कण परिवर्ती वेग से गतिशील हो तो उसका त्वरण आवश्यक रूप से अशून्य होगा। जब वेग में परिवर्तन हो ही रहा है तो आप कह सकते हो उसका कुछ न कुछ त्वरण आएगा, उसमें कह सकते हैं कि त्वरण का मान अशून्य होगा। ये आपको समझ में आना चाहिए। वेग नियत होगा तो त्वरण शून्य होगा, वेग परिवर्ती होगा तो त्वरण आवश्यक रूप से अशून्य होगा। चलिए पॉइंट नंबर 4 की बात कर लेते हैं। कह रहा है कि जब कण वक्रीय पथ पर एक समान चाल से गतिशील हो, देखिए वक्रीय पथ पर अपन कह सकते हैं क्या चेंज होगा, वक्र वाला पथ है, यानी इस तरीके से कोई भी पथ हो, इस तरीके से वक्राकार कोई पथ हो, तो इसमें देखिए दिशा हर एक क्षण पे चेंज हो रही है। तो अपन कह सकते हैं कि दिशा हर एक क्षण पे चेंज हो रही है, तो दिशा यहाँ पे परिवर्ती है। दिशा परिवर्ती है लेकिन वेग का परिमाण तो नियत है। देखिए दिशा परिवर्ती है, दिशा क्या है, परिवर्ती है। वेग का परिमाण नियत है लेकिन वेग का परिमाण नियत है, लेकिन वेग तो परिवर्ती हो गया, और वेग जब परिवर्ती होगा तो उसका त्वरण अशून्य होगा। तो यहाँ चारों पॉइंट से एक ही रिजल्ट है। वेग यदि आपका नियत है तो त्वरण आपका आवश्यक रूप से शून्य होगा, यदि वेग आपका परिवर्ती है तो त्वरण आवश्यक रूप से अशून्य होगा। तो इस तरीके से अपन ने त्वरण को यहाँ पे समझने की कोशिश करी, जिसके अंदर ताक्षणिक त्वरण, औसत त्वरण और उसके फॉर्मूला और उसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु अपन ने यहाँ पे समझने की कोशिश करी। उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा।